हेलो बच्चों, दिस इज उमामा नईम खान, योर फिजिक्स फैकल्टी एट GoPrep। और आज मैं आपसे मिलने आई हूँ क्योंकि आज हम करने वाले हैं पेपर एनालिसिस और सोल्यूशन डिस्कशन ऑफ GoPrep टैलेंट सर्च एग्जाम 6 स्लॉट 1। एंड आई होप जितने भी लोग अभी मेरे को देख रहे हैं उन सब ने पेपर दे दिया होगा। अगर नहीं दिया है सो यू कैन डेफिनेटली अटेम्प्ट इट इन द नेक्स्ट स्लॉट। और मैं बिना किसी टाइम वेस्ट किए आपको आगे ले चलती हूँ। एंड सिंस आई एम फिजिक्स फैकल्टी आई विल बी डिस्कसिंग विद यू द फिजिक्स पोर्शन ऑफ द पेपर। एंड हियर इज द फर्स्ट क्वेश्चन। देखो बच्चे, एकदम आसानी से आपको एक ब्लॉक दिया हुआ है और उसमें बोल रहे हैं ये वाला जो ब्लॉक है ना जिसपे F1 फोर्स लगा हुआ दिख रहा है आपको, ठीक है। ये वाला ब्लॉक ये ना एक्सेलरेट कर रहा है बिकॉज उस पर F1 फोर्स लगा हुआ है, ठीक है। नाउ एक F2 फोर्स उस पर लगा दिया ऑपोजिट डायरेक्शन में। तो आपसे पूछ रहे हैं कि भाई अभी जो है ना वो क्या होने वाला है। और F2 के बारे में उन्होंने बोला कि इक्वल इन मैग्नीट्यूड है F1 के और ऑपोजिट इन डायरेक्शन है। तो आपको एक बात पे ध्यान देनी है, एक वर्ड पे ध्यान देना है जो कि यहाँ पे लिखा हुआ है। कौन सा वर्ड है? देखिए यहाँ पे लिखा है इट इज एक्सेलरेटिंग अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ F1 फोर्स। मतलब F1 की वजह से वो एक्सेलरेट कर रहा है। इसका मतलब F1 नहीं लगा होता तो वो एक्सेलरेट नहीं कर रहा होता। तो बेटा अगर F1 के बराबर F2 ऑपोजिट डायरेक्शन में लग गया है ऐसे ऐसे तो ये कैंसिल आउट कर देंगे दोनों का इफेक्ट। इसका इफेक्ट इससे कैंसिल आउट कर दे तो एक्सेलरेट करना बंद कर देगा। तो क्या होगा? इट विल मूव विद अ कांस्टेंट वेलोसिटी। नाउ द ऑब्जेक्ट विल स्टॉप एक्सेलरेटिंग बट इट विल कीप ऑन मूविंग विद अ कांस्टेंट वेलोसिटी। सो द आंसर इज ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे एक क्वेश्चन है जो कि बिल्कुल ही इजी है। क्वेश्चन में बोल दिया आपको कंफ्यूज करने के लिए, क्या बोल दिया कि ना एक बॉक्स है ना उसका जो मास है ना वो 700 ग्राम्स है, जिससे कोई लेना देना ही नहीं है। वो बोल रहे हैं यहाँ पे 7 न्यूटन का फोर्स लगाया आपने, ठीक है, टू मूव इट फ्रॉम रेस्ट। तो बताओ स्लाइडिंग फ्रिक्शन की वैल्यू कितनी होगी? तो बेटा 7 न्यूटन का अगर आप फोर्स लगा रहे हैं ताकि वो मूव कर जाए रेस्ट वाली पोजीशन से, मतलब ये स्टेटिक फ्रिक्शन वाली वैल्यू है ना। स्टेटिक फ्रिक्शन अभी रेस्ट पे है, आपने 7 न्यूटन का फोर्स लगाया ताकि वो मूव कर जाए। हमें पता है कि स्टेटिक फ्रिक्शन स्लाइडिंग फ्रिक्शन से क्या होता है, ज्यादा होता है। तो अगर आपको 7 न्यूटन का फोर्स लगाना पड़ा मतलब स्टेटिक फ्रिक्शन की वैल्यू है उसको ओवरकम करने के लिए फोर्स लगा रहे हैं। स्लाइडिंग फ्रिक्शन इससे कम होगा ना। स्टेटिक फ्रिक्शन से स्लाइडिंग फ्रिक्शन कम होता है, स्लाइडिंग से भी कौन कम होता है? रोलिंग फ्रिक्शन। तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी? लेस देन 7 न्यूटन, राइट। ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, जो एक राहुल है वो क्या कर रहे हैं, यहाँ पे ना एक प्लेन मिरर है बच्चों, ठीक है। और राहुल जो है ना इससे 3 मीटर की दूरी पे खड़ा हुआ है, यहाँ पे ऐसे 3 मीटर दूर, ठीक है। अब मान लीजिए राहुल जो है वो 1 मीटर जो है, मान क्यों लें, क्वेश्चन में लिखा हुआ है कि राहुल जो है वो मिरर के 1 मीटर पास चला गया, मतलब जिस भी पोजीशन पे था ना उससे 1 मीटर और पास चला गया। तो अभी बचा हुआ डिस्टेंस कितना हुआ बेटा? 2 मीटर हुआ। सो व्हाट इज द डिस्टेंस बिटवीन राहुल एंड हिज इमेज? तो प्लेन मिरर में जितना डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट होता है उतने डिस्टेंस ऑफ इमेज होता है ना। तो ऑब्जेक्ट है 2, इमेज है 2, तो टोटल डिस्टेंस कितना हो गया? 4 मीटर, ठीक है। क्योंकि यहाँ पे राहुल और उसके इमेज के बीच का डिस्टेंस है, राहुल और मिरर नहीं है, या मिरर और इमेज नहीं है, दोनों लोगों के बीच का, मतलब ऑब्जेक्ट एंड द इमेज के बीच का डिस्टेंस, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन असर्शन रीजनिंग के फॉर्म में आपको बोल रहे हैं भैया साउंड जो है ना इट विल ट्रैवल फास्टर ऑन द हॉट समर डे देन ऑन द कोल्ड विंटर डे। तो आपको पता है ना प्रोपोगेशन ऑफ साउंड में क्या चीज़ इंपॉर्टेंट होती है, आपने पढ़ा हुआ है कि भाई जो मॉलिक्यूल्स है ना वो क्या करेंगे, पार्टिकल जो है ऐसे टकराएंगे और वापस आएंगे, फिर आगे जाएंगे, फिर वापस आएंगे। और इसी को हम क्या बोलते हैं बेटा? टू एंड फ्रो मूवमेंट, इसको ही बोलते हैं। तो अगर हॉट समर डे बेटा तो ऑलरेडी एयर गर्म है, मॉलिक्यूल्स विल हैव मोर एनर्जी, तो जल्दी चला जाएगा ना। अभी आपने बोला मॉलिक्यूल बहुत ठंडा दिन है तो मॉलिक्यूल के पास कम एनर्जी, धीरे टू एंड फ्रो करेगा, फिर उसके आगे वाला धीरे धीरे, फिर धीरे धीरे आपका कान में सुनाई देगा। पर समर डे में क्या ऑलरेडी उसके पास क्या एनर्जी ज्यादा है, सो इसमें क्या होने वाला है, फास्टर ट्रैवल करने वाला है। और उसका रीजन दिया हुआ है कि वेलोसिटी ऑफ साउंड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इट्स टेम्परेचर। एब्सोल्युटली करेक्ट। अगर साउंड का जो साउंड वेव का टेम्परेचर बहुत ज़्यादा होगा तो साउंड वेव जल्दी ट्रैवल करेगी, उसकी वेलोसिटी ज़्यादा होगी। तो असर्शन इज करेक्ट, रीजन इज करेक्ट, और रीजन असर्शन को एक्सप्लेन भी कर रहा है। सो ऑप्शन ए इज करेक्ट, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन अ पॉजिटिवली चार्ज बॉडी इज ब्रॉट नियर एन अनचार्ज गोल्ड लीफ इलेक्ट्रोस्कोप। तो देखिए इसका आंसर हमें पहले ही मतलब मान लीजिए मैंने क्योंकि अभी वो कर दिया है। सो पॉजिटिव चार्ज इज गोइंग टू इंड्यूस इन बोथ द लीव्स। कैसे आ रहा है भाई? यहाँ पे पहला वर्ड देखो नियर लिखा हुआ है। लेट अस एक्चुअली ट्राई टू अंडरस्टैंड दिस बाय मेकिंग द डायग्राम। ऐसा होता है इलेक्ट्रोस्कोप ऐसा, ठीक है, ग्लास का जार है, ये उसका कैप लगा हुआ है बेटा, और ऊपर वाली जो होती है दैट इज द मेटल प्लेट। और अगर हम नीचे जाते जाएंगे ऐसे तो नीचे क्या है, यहाँ पे 2 मेटल की लीव्स आने वाली हैं, राइट।
अब आपने पॉजिटिवली चार्ज रॉड इसके पास लेकर आए, टच नहीं कराए, नियर इट लिखा हुआ है क्वेश्चन में, मतलब इंडक्शन वाली बात चल रही है भाई यहाँ पे, क्योंकि यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, रॉड इज ब्रॉट नियर इट, नियर लिख रहे हैं, टच नहीं करा रहे हैं। तो बेटा जब भी इंडक्शन होता है तो अगर ये पॉजिटिव रॉड है तो हमारी मेटल की प्लेट पे कौन सा चार्ज आ जाएगा, नेगेटिव चार्ज आ जाएगा। ऐसी होता है बॉडी में पोलराइजेशन होने लगता है। पोलराइजेशन मतलब क्या, दो अलग अलग पोल्स क्रिएट हो जाते हैं, एक तरफ पूरा पॉजिटिव चार्ज है, एक तरफ पूरा नेगेटिव। तो अगर नेगेटिव चार्ज इधर है तो पॉजिटिव पूरा किस पे आने वाला है, हमारी जो गोल्ड की लीव्स है उन पे आने वाला है, और गोल्ड की लीव्स क्या करेंगे, एक दूसरे को रिपेल करने वाली हैं। सो इन दिस एंटायर स्ट्रक्चर द नेगेटिव चार्ज इज गोइंग टू अक्यूमुलेट ऑन दिस मेटल का प्लेट एंड पॉजिटिव चार्ज इज गोइंग टू कम ऑन द लीव्स वाला साइड, ठीक है। इसीलिए इसका आंसर क्या है बेटा, पॉजिटिव चार्जेस इंड्यूस्ड इन बोथ द लीव्स, दिस इज द आंसर। ओके, सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज हियर। दो कॉपर की रॉड्स हैं एंड दे आर केप्ट इन अ बीकर, और उस बीकर के अंदर सल्फ्यूरिक एसिड रखा हुआ है। याद कर लो, इलेक्ट्रोलिसिस पढ़ा है, बस वैसी फिगर बन जाने चाहिए दिमाग में, ठीक है। अब अगर इन दोनों रॉड्स को हम दूर दूर लेके चले गए तो आपको ना इस पे से जैसे ये लिखे ना दूर दूर लेके गए, पास पास लेके आए, तो आपको ना आयंस जाते हुए दिखने चाहिए कि कॉपर एक रॉड से दूसरी रॉड पे आयंस जाते हैं, तभी मतलब लाइक ऐसा होने वाला है, आयन इधर से उधर जाएगा, करंट फ्लो का, ऐसा आपको याद आ रहा है। अब अगर मैंने दोनों रॉड्स को बेटा बीच में से दूर कर दिया, तो बीच बीच में जब मैं दूर कर दूंगी तो क्या होने वाला है, मोर रेजिस्टेंस इज गोइंग टू बी देयर बिकॉज द पाथ इज इंक्रीज्ड। रेजिस्टेंस मतलब जो उसको अपोज करेगा, है ना। तो पहले छोटा सा पाथ था, दोनों पास पास थे, अभी दोनों दूर दूर हो गए तो पाथ लंबा हो गया है। रेजिस्टेंस ज्यादा, करंट ज्यादा, रेजिस्टेंस ज्यादा तो करंट क्या हो जाएगा, कम। तो कम अमाउंट का जो कॉपर है वो डिपॉजिट होने वाला है, क्योंकि भाई साहब करंट जब फ्लो करेगा तब कॉपर डिपॉजिट होगा। तो करंट तो यहाँ पे भी फ्लो कर रहा है, पर दूर दूर कर दिया ना, रेजिस्टेंस बढ़ गया, करंट की वैल्यू कम हो गई, तो कम कॉपर डिपॉजिट होगा। तो मैम इसका ऑपोजिट भी हो सकता है क्या, हाँ बिल्कुल हो सकता है। अगर आपने कॉपर रॉड को पास पास लेकर आ गए तो रेजिस्टेंस थोड़ा कम हो जाएगा, करंट बढ़ जाएगा तो ज्यादा कॉपर डिपॉजिट हो जाएगा, ठीक है। सो आई होप दिस मच पार्ट ऑफ फिजिक्स इज वेरी क्लियर टू यू। लेट अस मूव टुवर्ड्स द नेक्स्ट पोर्शन, दैट इज केमिस्ट्री। Hello students, welcome to GoPrep. My name is Pragya Mishra and I am your chemistry faculty. So I hope कि आपका GTSE एग्जाम बहुत अच्छा हुआ है। आपके केमिस्ट्री के जो क्वेश्चंस हैं वो आपने बहुत अच्छे से सॉल्व किए हैं, बाकी अदर सब्जेक्ट्स भी आपके बहुत अच्छे आपने अटेम्प्ट किए हैं। तो here we are going to discuss the questions which were there in the slot 1 of chemistry. तो let's begin the discussion over the questions जो आपसे पूछे गए थे केमिस्ट्री के क्वेश्चन पेपर में। तो शुरू करते हैं with the very first question जो आपसे पूछा गया था, that polymers have a versatility used in various aspects of life, which is very correct. Which of the following polymers is used as a cement to hold the metal holders of electric bulb? तो आपको बताना है कि कौन सा पॉलीमर है which is used as a cement to hold the metal holders of electric bulb. आपके सामने चार ऑप्शन है, बेकेलाइट, नोवोलेक, ब्यूटाइल रबर और पॉलीयूरेथेन। तो आपको इसमें से बच्चों सही आंसर बताना है। तो इसमें सही आंसर है बच्चों नोवोलेक, विच इज यूज्ड एज सीमेंट टू होल्ड इलेक्ट्रिक बल्ब टू होल्ड देयर मेटल होल्डर्स। तो बच्चों सही आंसर है ऑप्शन बी। मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। इन दिस क्वेश्चन वी हैव बीन गिवन टू कॉलम्स। कॉलम 1 में आपको चार ऑप्शंस दिए हुए हैं, रैपिड कंबशन, सोडियम का बाइकार्बोनेट, स्पॉन्टेनियस कंबशन एंड एक्सप्लोजन। कॉलम 2 में आपको उनके कॉरस्पॉन्डिंग टास्क दिए हुए हैं, तो आपको बताना है उनकी डेफिनेशन के अकॉर्डिंग आपको मैच करना है। तो वेरी फर्स्ट रैपिड कंबशन। बच्चों रैपिड कंबशन इज अ कंबशन जिसमें मटेरियल आपका रैपिडली बर्न होता है, राइट। तो रैपिड कंबशन बच्चों क्या होता है, रैपिड कंबशन इज बेसिकली when a substance burns in a short span of time to produce heat and light, it is called rapid combustion. तो आपका फर्स्ट जो है वो मैच होगा Q से, ओके, फर्स्ट विल मैच विद द Q. Now sodium bicarbonate. Sodium bicarbonate very easy बच्चों, sodium bicarbonate is a fire extinguisher, तो that will match with the R. Sodium bicarbonate is used as the fire extinguishers. क्यों? Because it produces carbon dioxide
जिससे ऑक्सीजन की डेफिशिएंसी हो जाती है, विच इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द कंबशन टू टेक प्लेस. नाउ स्पॉन्टेनियस कंबशन में बच्चों मटीरियल गेट इग्नाइटेड विदाउट एनी एपरेंट कॉज, तो दैट विल मैच विद द P. So third will be matched with the P. And explosion बच्चों we are left with the S. And also explosion जब भी होता है then there is the evolution of large amount of heat, light and sound. तो ये आपका मैच करेगा with the S. So the correct answer for this question is option D. मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ. दिस क्वेश्चन इज वेरी इंपॉर्टेंट and this question says metals are good conductors of heat and light. Electrical conductivity of metal increases, decreases or remains the same or depends upon pressure conditions with the increase in temperature. अगर आप टेम्परेचर बढ़ा रहे हैं बच्चों तो आपको बताना है कि कंडक्टिविटी बढ़ेगी या घटेगी या सेम रहेगी. तो बच्चों देखिएगा, जब भी आप टेम्परेचर बढ़ाते हैं जो इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी है मेटल की वो डिक्रीज करती है, कम हो जाती है. एंड द रीजन बिहाइंड दिस इज दैट जब भी आप टेम्परेचर बढ़ा रहे हो मॉलिक्यूलर वाइब्रेशन बढ़ जाते हैं, जिसकी वजह से मीन फ्री पाथ ऑफ द मॉलिक्यूल डिक्रीजेस. इसीलिए फ्लो ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स इज ऑब्स्ट्रक्टेड. एंड व्हेन इट कम्स टू मेटल्स देयर इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी इज मेनली अ फंक्शन ऑफ द मोशन ऑफ देयर फ्री इलेक्ट्रॉन्स. इसीलिए दैट इज द रीजन कि व्हेन वी इंक्रीज द टेम्परेचर इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी ऑफ मेटल डिक्रीजेस. तो इसका सही आंसर है बच्चों, करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी. आगे बढ़ते हैं टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. क्वेश्चंस बच्चों सारे ऐसे हैं, अगर आपको कॉन्सेप्ट पता है तो विद इन सेकेंड्स यू कैन आंसर. नेक्स्ट क्वेश्चन है जिसमें आपको इनकरेक्ट स्टेटमेंट फाइंड आउट करना है. यू हैव टू टेल कि विच वन इज द इनकरेक्ट स्टेटमेंट. तो आपके सामने चार स्टेटमेंट्स दिए हैं. द फर्स्ट वन इज ओजोन लेयर डज नॉट परमिट इंफ्रारेड रेडिएशन फ्रॉम द सन टू रीच अर्थ. बच्चों दिस इज नॉट राइट. इंफ्रारेड नहीं होता है बच्चों, दैट इज आपकी हाई फ्रीक्वेंसी यूवी रेडिएशन. कौन से रेडिएशन बच्चों? यूवी रेडिएशन. हाई फ्रीक्वेंसी यूवी रेडिएशन को हमारी अर्थ तक पहुंचाने में जो प्रोटेक्ट करता है दैट इज ओजोन लेयर. ओके. सेकेंड है आपका एसिड रेन अकर्स मोस्टली बिकॉज ऑफ द सल्फाइड ऑफ नाइट्रोजन एंड सल्फाइड नहीं बच्चों, दैट इज ड्यू टू द ऑक्साइड्स ऑफ नाइट्रोजन एंड सल्फर. तो ये जो आपके स्टार्टिंग के दो स्टेटमेंट हैं दे आर नॉट करेक्ट. आगे बढ़ते हैं. क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स आर रेस्पॉन्सिबल फॉर ओजोन लेयर डिप्लीशन. वेरी गुड, वेरी करेक्ट. द ग्रीन हाउस इफेक्ट इज रेस्पॉन्सिबल फॉर ग्लोबल वार्मिंग. बिल्कुल सही. ग्रीन हाउस इफेक्ट मेनली कार्बन डाइऑक्साइड इज रेस्पॉन्सिबल फॉर द ग्रीन हाउस इफेक्ट. ग्रीन हाउस इफेक्ट मत मीन्स अर्थ का टेम्परेचर इंक्रीज हो जाना, मीन्स ग्लोब का टेम्परेचर बढ़ जाना, मीन्स ग्लोब की वार्मिंग हो जाना. सो दीज टू स्टेटमेंट्स आर करेक्ट. गलत कौन से हैं आपके? फर्स्ट एंड सेकेंड, दैट मीन्स ऑप्शन सी इज द राइट वन. नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं. व्हाइल कुकिंग इफ द बॉटम ऑफ द यूटेंसिल इज गेटिंग ब्लैकेंड ऑन द आउटसाइड, व्हाट डज इट मीन? अगर आप खाना बना रहे हैं और अगर जो बॉटम है यूटेंसिल का वो ब्लैक हो रहा है एट द आउटसाइड, तो इसका क्या मतलब है? इसका मतलब आपको चार ऑप्शंस दिए हैं. द फूड इज नॉट कुकिंग प्रॉपर्ली, द फ्यूल इज नॉट बर्निंग कंप्लीटली, द फ्यूल इज वेट और द फ्यूल इज बर्निंग कंप्लीटली. तो बच्चों यूटेंसिल्स टर्न्स बैक ड्यू टू द इनकम्प्लीट ऑक्सीडेशन ऑफ फ्यूल. इसीलिए इसका करेक्ट आंसर है बच्चों, द करेक्ट आंसर फॉर दिस इज ऑप्शन बी. जब भी आपका कंप्लीट कंबशन होता है तो दैट डजंट गिव यू कार्बन एंड सूट, बट यहां पर आपको ब्लैकन दिख रहा है एट द बॉटम ऑफ द यूटेंसिल, दैट मीन्स कंप्लीट कंबशन नहीं है, फ्यूल आपका कंप्लीटली बर्न नहीं हो रहा है. नेक्स्ट है शुभम यूज्ड 4 सेटअप्स टू एक्सपेरिमेंट विद द कंडीशंस रिक्वायर्ड फॉर रस्टिंग. आपके सामने 4 बॉइलिंग ट्यूब्स हैं. सो इन विच ऑफ द फॉलोइंग टेस्ट ट्यूब रस्टिंग ऑफ आयरन कैन नॉट टेक प्लेस? ऐसी कौन सी बॉइलिंग ट्यूब हैं, टेस्ट ट्यूब्स हैं जिनमें रस्टिंग ऑफ आयरन टेक्स प्लेस नॉट टेक्स प्लेस? तो देखिएगा, रस्टिंग ऑफ आयरन होने के लिए जो सबसे पहली इंपॉर्टेंट चीज है, रस्टिंग कैन बी फॉर्म्ड एज द एयर कंटेन्स मॉइस्चर एंड ऑक्सीजन. ठीक है, तो रस्टिंग ऑफ आयरन टेक्स प्लेस ओनली इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन एंड वाटर, या फिर आप कह सकते हैं मॉइस्चर या कि आपकी वाटर वेपर्स
ऑक्सीजन. These two things are very essential for the rusting to take place. तो फिगर फर्स्ट में rusting can be formed क्योंकि air contains moisture and oxygen, तो इसमें आपकी rusting हो जाएगी. ओके हमसे पूछा गया है किस में नहीं होगी, कैन नॉट. सेकेंड टेस्ट ट्यूब देखते हैं. बॉइलिंग ऑफ वाटर रिमूव्स डिसॉल्व्ड गैसेस, ऑक्सीजन को भी रिमूव कर देता है बॉइलिंग, इसीलिए रस्टिंग विल नॉट फॉर्म इन दिस वन क्योंकि हम बॉइलिंग वाटर यहाँ पर यूज किया हुआ है. नेक्स्ट देखते हैं फिगर सी में. रस्टिंग अगेन नॉट पॉसिबल बिकॉज द सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन इज ब्लॉक्ड बाय द लेयर ऑफ ऑयल, तो यहां पर भी रस्टिंग नहीं होगा बच्चों. नेक्स्ट है आपका जो फिगर डी है, इस टेस्ट ट्यूब में टैप वाटर है. टैप वाटर आपका रस्टिंग पॉसिबल है क्योंकि टैप वाटर कंटेन्स ऑक्सीजन एंड मॉइस्चर बोथ, तो इसीलिए ओनली ए और डी में आपकी रस्टिंग होगी, मींस बी और सी में आपकी रस्टिंग नहीं होगी. दैट मींस ऑप्शन सी इज द राइट आंसर. नेक्स्ट क्वेश्चन है. With reference to the concept of water pollution, what does a dead zone mean? Dead zone का मीनिंग क्या होता है बच्चों? तो देखिए आपके सामने चार ऑप्शंस हैं कि there is decrease in ground water level, there is decrease in the oxygen water content leading to the death of life form, there is an increase in quantity of heavy metals in the water, and there is an excessive richness of nutrients in a lake or other body of water which causes a dense growth of plant life. तो बच्चों डेड जोन का मीनिंग क्या होता है? What does a dead zone mean? Dead zone means the decrease in the oxygen content of water which leads to the death in the life form. तो इसीलिए बच्चों करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी, जिसका मीनिंग है कि ऑक्सीजन की क्वांटिटी बच्चों कम हो जाएगी इन द वाटर विच विल लीड टू द डेथ ऑफ लाइफ फॉर्म्स. सो इसीलिए द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी. चलिए बच्चों अब डिस्कस करते हैं बायोलॉजी के क्वेश्चंस. आई होप आपको केमिस्ट्री का जो भी सॉल्यूशंस हैं वो आपको बहुत अच्छे से क्लियर हो गए. Hi students, so you recently gave your GTSC examination. So here is the answer key for slot 1 and bio की answer key मैं आप लोगों के लिए लेके आई हूँ. The first question, what did it asked you? तो question में ये पूछा है कि refer to the given experimental setup as shown in the figure and select the correct options regarding it. So first of all, let us have a look on the image. What is it being shown in the image? There is this big flask which is named as X. उसके अंदर डाला हुआ है sugar solution and उसके साथ में है yeast. So both of these things are added in it and फिर इसको कनेक्ट किया गया एक पाइप के थ्रू which is opening up into the test tube which is named as Y, and you can see it's mentioned here it is lime water. तो इससे हम क्या इन्फ्रेंस निकाल सकते हैं? सबसे पहले तो देखो ईस्ट और शुगर की जब रिएक्शन होती है इट्स अल्कोहलिक फर्मेंटेशन, जहाँ पर आपका दो प्रोडक्ट्स फॉर्म होंगे, दैट इज योर अल्कोहल एंड एट द सेम टाइम कार्बन डाइऑक्साइड. एंड उसके बाद आप देखो जब कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज होगी इट विल ट्रैवल फ्रॉम हियर reach to this test tube, and since it contains lime water, तो कार्बन डाइऑक्साइड का आपको पता है it reacts with lime water and turns it milky. It's also a test, a confirmatory test for the carbon dioxide gas. ठीक है, चलो अब ऑप्शंस देख लेते हैं. सबसे पहले ऑप्शन में लिखा है इन एक्स ईस्ट कॉजेज फर्मेंटेशन विच कन्वर्ट्स शुगर इनटू लैक्टिक एसिड एंड कार्बन डाइऑक्साइड. तो कार्बन डाइऑक्साइड तो ठीक है बट लैक्टिक एसिड नहीं होता, इट्स अल्कोहल, सो दिस इज रॉन्ग. नेक्स्ट इज इन वाई ऑक्सीजन गैस इज रिलीज्ड व्हाइल कार्बन डाइऑक्साइड गैस इज एब्जॉर्ब्ड. तो देखो ये भी आपका यहाँ पर गलत है बिकॉज ऑक्सीजन गैस नहीं है, कार्बन डाइऑक्साइड है. तो सी में आपका लिखा है इन वाई लाइम वाटर टर्न्स मिल्की. दिस इज एब्सोल्युटली करेक्ट. As I told you, carbon dioxide will be released and it will come and react with the lime water and turn it milky. So C option is absolutely correct here. Next question, assertion reason का है. Assertion is saying if we destroy the cell membrane, यानी एक सेल की अगर हम मेम्ब्रेन को, बाहर की मेम्ब्रेन को डिस्ट्रॉय कर देते हैं तो जो सेल है इट विल डाई. ठीक है, एंड द रीजन इज सेइंग सेल मेम्ब्रेन प्रोटेक्ट्स द सेल फ्रॉम चेंजेस इन एक्सटर्नल एनवायरनमेंट. तो या सेल मेम्ब्रेन का काम क्या होता है? बाहर की जितनी भी चीजें हैं उससे सेल को प्रोटेक्ट करके रखती है. एंड अगर इस सेल मेम्ब्रेन में कुछ भी हो गया, इसमें पोर्स हो गए या ये खराब हो गई, तो अंदर का जो कंटेंट है द साइटोप्लाज्म इट विल बी स्टार्ट कमिंग आउट.
एंड देयर कुड बी अ लॉट ऑफ प्रॉब्लम्स, बाहर से अंदर चीज़ें ऐसी जा सकती हैं जो सेल के नेचर को डिस्टर्ब कर दे. सो बेसिकली द सेफ गार्ड अगर डिस्ट्रॉय हो जाती है तो सेल will die ultimately. So both the assertion and reason is true, and reason explains the assertion very well. So A option is correct here. नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू अबाउट स्टोरेज ऑफ प्रोड्यूस. यानी जो हमारे क्रॉप्स में प्रोडक्शन होती है उसको हम स्टोर जब करते हैं उसके बारे में यहाँ पे 3-4 चीज़ें कही है, हमें ये देखना है कि इनमें से कौन सी बातें सही है. सो वन बाय वन लेट्स रीड देम आउट. फर्स्ट इज हार्वेस्टेड ग्रेन्स हैव लेस मॉइस्चर. एब्सोल्युटली रॉन्ग. हार्वेस्ट करके जब हम ग्रेन्स को लाते हैं उसमें काफ़ी हद तक मॉइस्चर होता है, उनका वेट भी काफ़ी ज़्यादा होता है इसी वजह से. सो इसीलिए उसको हम ड्राई करते हैं ताकि वहाँ पर बैक्टीरिया या फंगस ऐसी चीज़ें ना लगे. दैट्स अ पार्ट ऑफ अ स्टोरेज ओनली. सो दिस इज रॉन्ग. नेक्स्ट इज फार्मर स्टोर ग्रेन्स इन जूट बैग्स और मेटालिक बिन्स. एब्सोल्युटली करेक्ट. मेटालिक बिन्स यानी कि आपके जो सिलोज होते हैं एंड जूट बैग्स में, इनमें ही हम स्टोर करते हैं. तो सेकेंड ऑप्शन इज ट्रू हियर, इसको एक मार्क कर लेते हैं. नेक्स्ट इज स्मॉल स्केल स्टोरेज ऑफ ग्रेन्स इज डन इन सिलोज एंड ग्रेनरीज. दिस इज एब्सोल्युटली रॉन्ग, क्योंकि स्मॉल स्केल स्टोरेज नहीं होता, लार्ज स्केल का जब स्टोरेज होता है, बड़े पैमाने पे जब हम ग्रेन्स को स्टोर करते हैं तब हम उनको ग्रेनरीज और सिलोज में स्टोर करते हैं. अदरवाइज हम नॉर्मली जूट बैग्स में उनको स्टोर करते हैं. सो third is wrong. Fourth one is specific chemical treatments are required to protect crops from pests and microorganisms. Yes, very correct. क्योंकि देखो पेस्ट और माइक्रो ऑर्गेनिजम्स जो हैं आपके क्रॉप्स को हार्म कर सकते हैं एंड इसीलिए हम वहाँ पर पेस्टिसाइड्स, वीडिसाइड्स है ना, एंड फंगिसाइड्स, वी यूज़ अ लॉट ऑफ थिंग्स सो दैट वी कैन प्रोटेक्ट देम. सो दिस इज ऑल्सो ट्रू. सो यानी कि हमारे इस पूरे 4 जो स्टेटमेंट्स दिए उनमें से सेकेंड इज करेक्ट एंड फोर्थ इज करेक्ट. सो सेकेंड एंड फोर्थ इज इन ऑप्शन सी. सो द करेक्ट ऑप्शन इज सी हियर. अगला क्वेश्चन है, टेबल दिया है यहाँ पर, इसमें आपको ABCDE आइडेंटिफाई करना है एंड करेक्ट कॉम्बिनेशन को हमें बेसिकली यहाँ चूज करना है. सो पहले तो टेबल ही देख लेते हैं हम. सो यहाँ पर सेल दिया है, यहाँ उसका फीचर है या उसका पार्ट है एंड इधर उसका फंक्शन मेंशन्ड है. बैक्टीरिया का कौन सा फीचर या पार्ट उसके मूवमेंट में हेल्प करेगा? फ्लैजेला. सिंपल. सो A इज गोइंग टू बी फ्लैजेला. ठीक है, हम मार्क करते रहते हैं. A is flagella. Fine. Next is, yes, plant cell feature और part is chloroplast and function क्या होता है? Chloroplast का function B, that is photosynthesis, है ना? It helps in photosynthesis. Next is which one? C. यहाँ cell का नाम ही नहीं दिया है, बस उसका feature is given, that is spindle shaped. अब स्पिंडल शेप्ड क्या होता है? स्पिंडल शेप तो हमने मसल के सेल्स पढ़े थे, तो हाँ ये मसल सेल की बात हो रही है. मसल सेल इज द सेल एंड फंक्शन इसका क्या होता है? कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन, है ना. सो सी इज गोइंग टू बी मसल सेल एंड डी इज कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन. योर फाइनल थिंग इज ई. सेल का नाम बताना है जिसका फीचर है सेलेक्टिवली परमिएबल एंड इट प्रोटेक्ट्स द सेल फ्रॉम इट्स सराउंडिंग. वेरी इजी. सो दैट्स ऑब्वियसली अ सेल मेम्ब्रेन. ठीक है, सो ई इज गोइंग टू बी अ सेल मेम्ब्रेन. तो अभी देखो ए फ्लैजेला किधर है? ए फ्लैजेला ये दोनों ऑप्शन आपके गलत हो गए क्योंकि ए फ्लैजेला यहाँ नहीं दिया. सो अभी हमें बी और डी से देखना है. फोटोसिंथेसिस भी सही है, यहाँ नर्व सेल दे दिया तो ये बी ऑप्शन भी गलत हो गया. We have D correct. B is photosynthesis, C is muscle cell, D is contraction and E is cell membrane. So D is the correct answer here. Next question. इनमें से कौन से ऐसे सेल्स हैं जिनके पास सेल वॉल है? सेल वॉल किसके पास होती है? सेल वॉल होती है हमारे प्लांट्स के पास, प्लांट के सेल में, है ना. एनिमल सेल में कोई सेल वॉल नहीं होती. सबसे पहले तो यही हिंट है हमारे पास. देन सेकेंड थिंग, और कहाँ कहाँ सेल वॉल हमें मिलती है? इट इज प्रेजेंट इन बैक्टीरिया एंड वी हैव ऑल्सो सीन इट इन फंजाई. तो चलो ऑप्शन देखते हैं क्या दिया है. फर्स्ट में दिया है एपिडर्मल सेल. सो एपिडर्मल सेल इज व्हाट? दैट्स द सेल ऑफ योर प्लांट. हाँ, तो यहाँ प्लांट सेल है तो मतलब सेल वॉल होगी. बी इज एपिथेलियल सेल, यानी आपकी जो स्किन की सेल होते हैं,
है ना, एपिथेलियल टिश्यू के बारे में पढ़ा है ना. सो इट्स एन एनिमल टिश्यू, एनिमल सेल्स हैं. यहाँ पर आपका सेल वॉल प्रेजेंट नहीं होगा. मेसोफिल सेल लीव्स में होती है, सो दैट इज द पार्ट ऑफ द प्लांट, सेल वॉल विल बी प्रेजेंट. लिवर सेल इज अ पार्ट ऑफ द एनिमल, so it will not have the cell wall. So that means these two are plant cells and they will have cell wall, that is A and C. So the correct option is C here. Next question है, the gametes having the genetic combination as 22 plus X. देखो गैमीट्स के पास वन सेट ऑफ क्रोमोसोम जाता है, वो X भी हो सकता है, Y भी हो सकता है. ठीक है, अब XY कहाँ पे होता है, ये मेल्स में होता है. ठीक है, इट कैन बी X और Y in the male gametes, but females में we know it will always be X. Females में always be X. So that means 22 plus X will always be the case of the female, but males में 22 plus X हो तो सकता है ना. ठीक है, बाई चांस है कि 50% चांसेस है X हो सकता है, 50% चांसेस है Y है, बट यहाँ ऐसा कुछ नहीं पूछा कि कितना चांस है, क्या है. दे जस्ट सेड कि किसी का अगर जेनेटिक कॉम्पोजिशन 22 plus X है तो वो क्या, कौन सा गैमीट होने वाला है. ऑब्वियसली इट कैन बी प्रोड्यूस्ड बाय बोथ योर टेस्टिस एंड ओवरी, यानी कि वो आपका स्पर्म भी हो सकता है एंड ओवम भी हो सकता है. बोथ ऑफ देम कैन हैव 22 plus X composition of their genes. So yeah, A and B both are correct, so that means it's the D option. The next and this question is asking you all, take a beaker and fill half of it with water. एक बीकर लिया, उसको आधा पानी से भर दिया. पुट सम व्हीट सीड्स इन इट. इसके अंदर हमने थोड़े से गेहूं के जो है दाने डाल दिए, सीड्स डाल दिए, और उसको अच्छे से स्टर किया, यानी उसको अच्छे से हमने वी हैव स्टर्ड इट एंड वेट फॉर सम टाइम. उसके बाद हम थोड़ा टाइम तक वेट करते हैं. विच ऑफ द फॉलोइंग होल्ड्स ट्रू रिगार्डिंग दिस. इस सेटअप के बारे में हम क्या चीज़ रिजल्ट निकाल सकते हैं, इन्फ्रेंस क्या होगा इस एक्सपेरिमेंट से, या हमारी क्या ऑब्जर्वेशन आएगी. तो देखो सिंपल सी चीज़ है. ये एक्सपेरिमेंट हम कब करते हैं, मैंने बहुत बार आप लोगों को पढ़ाया है. वी डू दिस एक्सपेरिमेंट व्हेन वी हैव टू टेस्ट द क्वालिटी ऑफ द सीड्स. सो वो हम कैसे चेक करते हैं, इस तरह जब हम पानी में सीड्स को डालते हैं तो जो आपके डैमेज सीड्स होते हैं, अच्छे सीड्स नहीं होते, डैमेज हो जाते हैं, खराब हो जाते हैं, उनका वेट कम हो जाता है, जिसकी वजह से वो पानी में ऊपर तैरते हैं. सो दे विल फ्लोट ऑन द वाटर. बाकी जो आपके अच्छे हेल्दी सीड्स होंगे दे विल सिंक डाउन. तो यहाँ फर्स्ट ऑप्शन में लिखा है हेल्दी सीड्स बीइंग लाइटर फ्लोट ऑन द सर्फेस ऑफ वाटर. दिस इज फॉल्स. डैमेज सीड्स बीइंग लाइटर फ्लोट ऑन द सर्फेस ऑफ वाटर. दिस इज एब्सोल्युटली करेक्ट, है ना. तो बी हमारा यहाँ सही है. बाकी हम सी और डी भी देख लेते हैं एक बार कॉन्फर्मेशन के लिए. सम हेल्दी सीड्स एंड सम डैमेज सीड्स फ्लोट. नो, ओनली द डैमेज सीड्स विल फ्लोट. सो ये भी गलत है. डैमेज सीड्स बीइंग हेवियर. नो, डैमेज सीड्स आर ऑलवेज लाइटर बिकॉज उनका वेट कम हो जाता है. हाँ, तो यहाँ पर एब्सोल्युटली हमारा बी जो है दैट्स द करेक्ट आंसर. Okay, yeah, that was all for today, and I hope this answer key will help you out to understand that how you performed in your examination. All the best. Bye bye. Hello guys, welcome to GTASE Slot 1 Paper Analysis and Solution Discussion. Myself Nitika Verma. I am your mathematics mentor guys. So basically you've got an idea that we'll be discussing the solutions of maths, the questions you got in GTASE. First of all guys, I hope आप सबने GTASE बहुत अच्छी तरीके से दिया होगा. You would have given your 100% guys, and all the very best guys for the result. So let's move into math section and let's see the solutions. So our first question, or we can say the 21st question of GTASE. So guys, it is given that if A minus B into A plus B minus C into B plus C minus A into C plus A is given to be X. So we are given something. So we have to find out the value of X plus 1 into X minus 1. First thing guys, now when we talk about this thing, we have an identity guys, that is X square minus Y square is equals to X plus Y into X minus Y. Or we can say the other way around also. So we'll be applying this property here. So A minus B into A plus B will give me A square minus B square. Okay. And B minus C into B plus C will give me B square minus C square. Again, C minus A into C plus A will give me C square minus A square. Now there is a sign of addition
Okay, so we'll add all. So we'll be getting something like this. So we'll get 0 here. Okay, because everything will be subtracted out. So now we have to find out the value of x plus 1 into x minus 1. So we'll be again applying the identity. So this will give us x square minus 1. Now we know that this particular thing was x. So if I just change my pen and show you this. So this thing is coming out to be x. That means x is equals to 0. So now I obviously substitute the value of 0 here. So that will be 0 square minus 1 and minus 1 will be the answer. So guys, we get C as the answer. Coming on to 22nd question, guys, this one's very easy. So you have to tell 5% of which number. Now when we talk about in which number, so we generally denote it by a variable. So you can take any variable, guys. You can use any alphabet. I'll be using X here. You can use A, B, C, P, Q, R. That's totally up to you. So guys, 5% of number which we don't know is equals to 12. So that means 5 upon 100 into X is equals to 12. So 5x upon 100 is equals to 12. Now we'll cross multiply. After cross multiplying, we'll be getting something like this. That means x will be this thing upon 5. That will give me 1. This is 20. That will give me 240 as the answer. So the correct answer is C, guys. 23rd, guys. Pankaj is making a cuboid of length, breadth and height as 18 centimeter, 10 centimeter and 25 centimeter respectively. So he is having cuboid in which the length, breadth and height are given. So L is equals to 18, B is equals to 10 and H is equals to 25. Obviously all centimeters they are given. So now what we have to tell, how many such cuboids will he need to make a perfect cube. Now he have to make a perfect cube. Okay, so for making a perfect cube, we should know a pair. We should get a pair of 3, guys. So now what will happen? Volume of this cuboid will be what? It will be equal to 18 into 10 into 25. This will be the volume. So now we can write this as something like this. This will be 2 into 5. This will be 5 into 5. Great. Now guys, we can totally see that this is not the volume of the cube. The reason why I am saying this is because we don't have a proper pair. हमारे पास पेयर नहीं है 2 का और 3 का. ठीक है, we have a pair of 5. Okay, so that means what will happen? We have to find out the number of cuboids. So the number of cuboids will be equal to 2 into 3. Why 2 into 3? So that we can make a proper pair of 2 as well as 3. So here, see, in this case, guys, we'll be getting something like this. 1, 2 is left here and same in the case with 3, 1, 3 is left here. We have a proper pair with 5. That means we need 6 cuboids in order to make a perfect cube. So A is the answer, guys, which is equals to 6. Coming on to 24th, guys, we have to find out the quotient. So now we know that the quotient is by dividing the number, the fx by some gx. Okay. So we'll divide, guys. X plus 1 outside. So first thing will come up to 2x. Why 2x? So what you will do? You can do one thing, guys. You can do this thing by this thing. That will give you 2x. That means you need to multiply 2x to x so that you can get 2x square. So 2x square plus. So this will outcome like this, guys, which will give you 2x square plus 2x. So obviously you will write 2x here. Subtraction, change of sign, cancel, x plus 1. Now you can easily write plus 1 here because 1 into x plus 1 will give you x plus 1. So this will be x plus 1. It will cancel out and the answer will be B, guys. That is 2x plus 1. 25th, guys.
a pole 14 meter high cast a shadow of 10 meter. So we have a pole. Okay, so it is casting a shadow of 10 meter. Suppose we have a pole like this. This is of 14 meter. This is casting a shadow of 10 meter. Okay, at the same time, what will be the height of a tree? So now we have to tell the height of a tree when the length of whose shadow. So the length is given to be 7 meter of the shadow. So we have to tell this height. Okay, now when it is at same time, so we generally take into this thing that the angle it is making will be the same with the pole and with the tree will be same. And obviously guys, what will happen? So it will be in direct proportion, because a small thing will create a small shadow and a big thing will create a bigger shadow. So the shadow, there will be a direct proportion. So what will happen? This 14 upon 10 will be equal to something x, where x is the height of the tree, upon 7, because in direct proportion the ratio is given to a some constant. That means x plus y is equals to k. So in this case, in direct proportion, it will be like this thing. So from here, x will turn out to be 14 into 7 upon 10. So x will be 9.8 meter. So that means B is the answer, guys. 26. We have to find out the compound interest on rupees 5,000 at 8% per annum for 2 years. Now you can do two things, guys. Either you can first calculate the amount and then go for the compound interest by subtracting P from the amount, or the other way around, you can directly apply the formula. So I'm directly applying for the formula, guys. So CI will be principal 1 plus R upon 100 raised to the power n minus 1, where R is the rate of interest, P is the principal, and n is the number of years. So this will be 5,000, 1 plus 8 upon 100 raised to the power 2 minus 1. Okay, now guys, this will be obviously LCM will be used. So this will give you 108 upon 100 raised to the power 2 minus 1 square. So most of you do what? You calculate the value, you square these two. But this thing I will not do. I will not use this thing. Now let's see what I will do, guys. I will be first of all taking out the LCM. So LCM, after LCM, I'll be getting something like this thing. Okay, now what I will do, I'll cancel out whatever is cancelling out. Now I can easily apply the formula of a square minus b square. So that thing I will do, guys. So what I will do, I'll write it as 1 upon 2 into 108 plus 100 in one bracket and 108 minus 100 in another bracket. So I'll be getting half into 8 into 208. This will be 1, this will be 104, and I'll get 832 as the answer. So the compound interest will be 832, guys. That means C will be the answer. Coming on to 27, guys, we have to write this in standard form. So when we talk about standard form, guys, so it is of the form k into 10 raised to the power n, where 0 is less than k is less than equal to 10. 0 is less than equal to 10 is less than equal to is less than k, guys. Okay, not less than equals to, actually only less than. So now this thing is not of this form, obviously. Okay, so now if I change this thing, so this will be something like this. Okay, I cannot write this as k. So firstly, what I will do is, I'll write this as something like this thing. Okay, now the k should be less than 10. That means we cannot take it as 12 also. It should be less than 10. So we can take it as 1.23. Okay, so what I will do is, I'll write this as 1.23. That means I'll be taking 2 zeros here. Okay, and this will turn out to be this thing. Now exponents using the property that x raised to the power a into x raised to the power b will give me x raised to the power a plus b.
So this will be 1.23 into 10 raised to the power 2 minus 7, and I'll be getting 1.23 into x raised to the power minus 5. So D will be the answer, guys. 28th question, guys. If a minus b is equals to 4. So a minus b is given out to be 4, guys. And a square plus b square is given out to be again 4. We have to calculate the value of 4ab. Now I know that in the property, in the identity of a minus b whole square, I'll be getting somewhat ab. I mean, in between there will be ab. So what I will do, in this particular case, I'll be squaring both the sides. So that means a minus b whole square will give me 16. 4 square is equals to 16. That means a square plus b square minus 2ab is equals to 16. Now the value of a square plus b square is given. That is 4. That means 4 minus 2ab is given to be 16. That means minus 2ab is equals to 12. That means 2ab is equals to minus 12. Now I need to calculate the value of 4ab. I have the value of 2ab. So what I will do, I'll multiply 2 on both sides. So after multiplying 2 on both sides, I'll be getting 4ab is equals to minus 12 into 2, which is equals to minus 24. So guys, B will be my answer, which is equals to minus 24. 29, guys. So it is given that something like this plus 10 now divided means this thing is equals to 6. That means 2 raised to the power 3x minus 1 plus 10 is equals to 42. I did cross multiplication. That means 2 raised to the power 3x minus 1 is equals to 32. That means 2 to the power 3x minus 1 is equals to 2 to the power 5. Now my base are same, so the powers will also be equal. That means 3x minus 1 is equals to 5. 3x is equals to 6 and x is equals to 2. That means D is my answer, guys. Okay. Anyways, so guys, for this particular question, m raised to the power 4 minus 256. Now guys, see. Now this is a square of something and this is a square of something. So I can easily apply the identity a square minus b square is equals to a plus b, a minus b. When such type of questions come, guys, we generally actually use this property. So now this can be written as m square raised to the power 2 minus 16 square. That will give me m square plus 16 and m square minus 16. Now I cannot do anything with this thing. I cannot do actually because I have nothing to do with plus. Okay, so this will be written as like this only. But for this particular case, I can write it as m square minus 4 square. Again, I'll be using this property and I'll be getting m plus 4 into m minus 4. Now, if I rearrange it, so I'll be getting m minus 4 into m plus 4 into m square plus 16, which is a. So a is the answer, guys. Okay, coming on to 31st, a number decreased by 30% gives 84. So there is a number, guys, which has been decreased by 30% of itself and it is given to be 84. So that means x minus 30 upon 100 x is equals to 84. This and this gets cancelled. We'll take LCM. So 10x minus 3x upon 10 is equals to 84. So 7x upon 10 is equals to 84. That means x is equals to 840 upon 7. So x will be 120. So guys, C will be the answer. The other way you could have done is, you would have first of all subtracted 30 from 100. You will be getting 70%. So 70% of x would have been given you 84. Then also you would have get the answer as 120. Okay. Coming to 32nd, guys. So see, for the below diagram, first 10 days of month is shown. So पहले 10 दिन जो है वो show करा गया है x axis पे and sales in lakhs. So it is given that it is given in lakhs. Okay, the sales.
on y-axis. So x is for the days and y is for sales. Okay, in lakhs obviously. ठीक है? So now we have to calculate the difference in sale on 4th and 1st day. So let's see it, guys. On 4th day, the sale is coming out to be 40 lakhs. And on 1st day, the sale is 10 lakhs. So we have to calculate the difference. So difference will be what? Difference will be 40 minus 10, which will give me 30. And since it is given in lakhs, so that will be LACS. So that means A will be the answer. 32nd, guys. In an examination, 65% of total examinees. Now, you'll ask, what is the meaning of examinees? So, it means students, like you guys who gave GTSC. So, 65% of the total examinees passed and the rest failed, and the number of failures is 420. Now, we know that if 65% passed, that means the remaining. That means this thing, 35% might have failed. Okay. So that means 65% of total number of students have failed, which is given to be 420. That means 35% of x is given to be 420. So first of all, I'll cancel it out. This will be 7. This will be 20. Obviously, I'll do cross multiplication. I'll get something like this. This is 1. This is 60. So x will come out to be 60 into 20, which is equals to 1200. So D is my answer. 34th, guys, we are given that the area of trapezium is 34 centimeters square. So we are given a trapezium. I hope everyone knows what is a trapezium. That has only one pair of parallel sides, and there are other two non-parallel sides. So the area is given to be 34. That means this area is given to be 34 centimeter square. And the length of one parallel side is 10. So suppose this is given to be 10. The height is 4. The height is given to be 4 centimeter. We have to calculate the length of other parallel side. That means we have to calculate this thing. If this is A, if this is B, C and D, so we have to calculate the value of CD. So guys, now the area of trapezium. So area of trapezium is what? Half into sum of parallel sides into height is given to be 34. That means half into 10 plus CD into 4 is given to be 34. This means this is 1, this is 2. So 10 plus CD is equals to 17. That means CD is equals to 17 minus 10, which is 7. So the answer is C. That's 7 centimeter, guys. 35th. A polyhedron has 9 faces and 13 vertices. How many edges does the polyhedron have? So guys, we have Euler's formula. Now, according to Euler's formula, F plus V minus E means faces plus vertices minus edges is equals to 2. So this is the Euler's formula, guys, which will apply in this particular question. So F 9 plus V 13 minus E is equals to 2. That means 22 minus 2 is equals to edges. That means E is equals to 20. Very easy, guys. So the answer will be C. That is 20. Coming on to 36, guys. If the volume of cuboid of length 11 cm and breadth 2 cm equals to the volume of cylinder whose radius is 7 cm and height is 1 cm, we have to calculate the height of cuboid. So we are given that volume of cuboid is equals to volume of cylinder. Okay, this is given. So first of all, we will apply the volume formula for both the things. So volume of cuboid is L into B into H, and for this thing it's pi r square H. I am taking this to be H. The reason why I didn't took it to be smaller h, the
obviously the non-capital H is because I have already took non-capital H here. So I'll take the capital H here. Okay, so this will be 11 into 2 into H. I have to calculate this, is equals to pi, which is 22 by 7 into r square, 7 into 7 and into 1. This and this gets cancelled. 22H is equals to 22 into 7. That means H is equals to 7 centimeter. So the answer is C, guys. That's 7 centimeter. 37. You have to tell if x is equals to this thing. So now it is given that x is equals to square root of this thing. So you have to calculate the value of x. So now you can see in the options, guys, that it is to nearest 3 units, 3 digits. After decimal, 3 digits are given. So first of all, we will be using which method? Long division method. So for 3 digit now, we should have 6 numbers after point, but we have only 3 numbers after point. So what we will be doing? We will be adding 3 zeros more. So that means we'll make a pair now. 3 into 3 will give me 9. 4 point will be here. 6, 2. Because the pair goes down. This will be 6. This will be 6. 6. 396. Which will give you 6 here. Then this will come out to be 6 again. 50. I'm obviously continuing from here, guys. So this will be 6650. Okay. This is something like this. So this will be 72 and a dash here. This will be 9. So 9 here again. So after that, after multiplying, we'll be getting 6561. Again, this will turn out to be 89 and 2 zeros will come up. So that means 8900. That means now again we'll be multiplying this 369 into 2. That will give me this thing 738. Then 1 and this will give me 7381. And I'll be getting B as the answer, which is 3.691. Okay. Okay, guys. 38. The internal measures of cuboidal room are 12 meter into 8 meter into 4 meter. That means length is 12 meter, breadth is 8 meter and height is 4 meter. So we have to tell the cost of whitewashing all the 4 walls. Now if we have to whitewash all the 4 walls, that means we will not include the top and the base of cuboid because our room is generally in the form of cuboid, guys. Okay, and it is given that it is a cuboidal room. So we will ignore the top and we'll ignore the base. That means we'll be using the curved surface area of cuboid. So that means 2H L plus B will be the area of 4 walls. So this will give me 2 into 4, 12 plus 8. So this will be what? This will be 8 into 20, which will give me 160 meters square. Now we are given that cost of whitewashing. 1 meter square is equals to ₹5. Now we have to whitewash 160 meters square. That will be 5 into 160, which will give me 800. ₹800 as the answer. 39. 40% of 10% minus 20% of 300. So first of all, what we will do in such questions, we'll solve the bracket. BODMAS you already know, guys. First of all, bracket is solved. Okay. So this will be 100 minus 20% into 300. We'll cancel. We'll be getting 40% of, this will be 100 minus 60. So this will be 40% of 40. Now off means multiplication. That means 40% into 4.
sorry 40. So this will be 40 upon 100 into 40. This and this cancel, this and this cancel, and 16 will be the, sorry 6, yes guys, 16 will be the answer. So B is the answer guys. Last question guys for maths. So guys, solve. This is a linear equation problem. So this is x plus 2 plus x plus 3, x upon 3 plus x by 4 is equals to 13. So you can do two things guys. Either you can take the LCM of 2, 3, 4 and multiply it by that thing. Or what you can do, you can take the LCM and add. So what I will do, I'll take the LCM and then I will add. So this will be 12, this will be 6x, this will be 4x, this will be 3x is equals to 13. So 13x upon 12 is equals to 13. That means x is equals to 13 into 12 upon 13. 13 and 13 gets cancelled out and x is equals to 12. So answer is C guys. Okay guys. So that's all for maths guys and all the very best again guys for the result. प्यारे बच्चों, हम चलते हैं अपने एप्टीट्यूड वाले पार्ट की तरफ। तो हमारा एप्टीट्यूड वाले पार्ट में फर्स्ट क्वेश्चन रिलेशन वाला क्वेश्चन है, एनालॉजी का। डिसीज और मेडिसिन में जो रिलेशन है वो फेमाइन और किस चीज में रिलेशन है। तो मेडिसिन क्या करती है, गेट रिड ऑफ डिसीज, मतलब डिसीज को हटाने का काम करती है, ठीक है ना, दूर करने का काम करती है। फेमाइन क्या होता है, फेमाइन मतलब होता है अकाल, है ना, खाने की कमी पड़ गई है, तो खाने की कमी को दूर करने के लिए हमें किस चीज की जरूरत पड़ेगी, फूड की जरूरत पड़ेगी, ठीक है। तो सी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट आंसर है जी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम चलते हैं। हम देखते हैं कि किसी कोड में ट्रिपल को कोडिंग डिकोडिंग का क्वेश्चन है। ट्रिपल वर्ड को हमने SQHOOKD जो भी लिखा है, डिस्पोज को कैसे लिखेंगे। अच्छा देखो, T से जस्ट पहले क्या आता है, ऐसा आता है। R से जस्ट पहले क्या आता है, Q आता है। I से जस्ट पहले HI आता है। P से जस्ट पहले डबल P है, OP। T से जस्ट पहले O आ गया, ठीक है। तो मतलब वन स्टेप बैकवर्ड चल रहे हैं यहाँ पे। तो डिस्पोज में भी क्या वन स्टेप बैकवर्ड चलेंगे। D से जस्ट पहले क्या आएगा, C आएगा। I से जस्ट पहले क्या आएगा, H आएगा, ठीक है ना। ए आंसर दिखाई दे रहा भाई साफ साफ, ज्यादा आगे बढ़ने की जरूरत नहीं है इसमें। हाँ जी, थर्ड क्वेश्चन पे हम चलते हैं। यार इस तरह के क्वेश्चन सबसे सिंपल होते हैं। मल्टीप्लाई की जगह हम एडिशन लिख लें यहाँ पे, चलो लिख लिया भाई। डिवीजन की जगह हम क्या लिख लें, सब्ट्रैक्शन, ये बोला हुआ है, कर दिया भाई। और माइनस की जगह क्या बोला है, डिवीजन, यहाँ पे डिवीजन कर लिया अभी। और प्लस की जगह क्या बोला हुआ है, प्लस स्टैंड फॉर मल्टीप्लीकेशन, इसकी जगह मल्टीप्लीकेशन साइन लगा दिया। तो बॉडमास रूल अगर हर बच्चे को याद होगा, ब्रैकेट ओपन, डिवीजन, मल्टीप्लीकेशन, एडिशन, सब्ट्रैक्शन। तो डिवीजन कर लो पहले, 8 डिवाइडेड बाय 2 इज 2, 2 मल्टीप्लाई 2 इज 4 आ गया यहाँ पे, ठीक है। तो ये क्या, 20 प्लस 8, इसे लिख लेते हैं 20 प्लस 8 माइनस 4, यही बचा है। तो 28 माइनस 4 इज 24, 24 इज द आंसर, ठीक है। तो बदमाश मतलब बॉडमास साहब ने यहाँ पे सारे काम किए। 44 क्वेश्चन। यार ये अगर इसमें ये क्या होता है, इसमें ढूंढना पड़ता है कि क्या रिलेशन है प्रीवियस और नेक्स्ट में, सीरीज में क्या चल रहा है। तो हम देखें 1.5 में हम 1.5 ऐड करें, फिर हम 2.5 ऐड करें, फिर हम 3.5 ऐड करें, 4.5 ऐड करें, 5.5 ऐड करें, तो ये हो रहा है। तो 6.5 ऐड करने के बाद क्या होना चाहिए, 25.5 आना चाहिए मेरे ख्याल से, ठीक है। यही फंडा चल रहा है भाई यहाँ पे। 45 पे आए भाई। 45 में एक डायग्राम टाइप का बनाना पड़ेगा। तो डायग्राम बनाने के लिए मैं पेन ले लेता हूँ दूसरा, ठीक है। तो इसने बोला है कि भाई मान लिया एक ऑरिजन नाम की एक चीज है जहां से ए और बी दोनों शुरू करते हैं अपना चलना, ठीक है। ए मान लिया ऐसे चल लेता है हमारा 3 किलोमीटर चलता है नॉर्थ के टूवर्ड्स, ठीक है। एंड देन कवर 4 किलोमीटर, है ना, लेफ्ट होके वो 4 किलोमीटर चल लेता है, मतलब ए की फाइनल पोजीशन ये आ गई। फिर बोला बी लेकिन यहाँ पे वेस्ट की तरफ चलता है 5 किलोमीटर, भाई 5 किलोमीटर हमारा बी चला गया, मतलब 5 हम इसे बोलते हैं। फिर राइट लेता है और हमारा 3 किलोमीटर ऊपर की तरह चलता है, ठीक है। ये होगी बी की फाइनल पोजीशन। तो बोला ए और बी के बीच में डिस्टेंस कितनी है, भाई ये भी तो 5 ही होगा ना यार, ये वाली डिस्टेंस भी तो 5 ही होगी, 5 किलोमीटर। 5 + 4 9, ज्यादा टेंशन ही नहीं ली जिंदगी में, ठीक है। तो ये 9 किलोमीटर दूर है, ओके। 46 क्वेश्चन। अब इसमें यार मैं दूसरा पेन यहाँ पे ले लेता हूँ जी। 46 क्वेश्चन हो रहा है, नंबर ऑफ स्क्वायर्स कितने हैं। अब ऐसा एक क्वेश्चन है, एक तो आप हर स्क्वायर को काउंट करो, कोई स्क्वायर मिस नहीं होना चाहिए। देखो बेस्ट तरीका ये है कि आप ना, मैं कहता हूँ सबको मार्किंग कर दो, आप सबको नाम दे दो, ABCDEFGHIJ, हर पॉइंट को एक नाम दे दो, KLMNOPQRSTUV और कोई बच गया WXYZ
WXYZ और ये पॉइंट्स भी हमारे पास होती है। मेरे ख्याल से मैंने एक एक्स्ट्रा पॉइंट काउंट कर लिया है यहाँ पे। तो आप देखो नंबर ऑफ लेटर्स यहाँ पे जितने होंगे, ठीक है, नंबर ऑफ लेटर्स यहाँ पे जितने होंगे उतने ही हमारा क्या होना चाहिए, जितने नंबर ऑफ लेटर्स है उतने नंबर ऑफ स्क्वायर्स भी होने चाहिए। आप काउंट करके देखो, आप इसे छोटे से किसी फिगर बना के भी काउंट करके एक बार देख सकते हो कि क्या ये वाली बात सही है। The figure can be labeled to count the number of squares in the given figure. The total number of letters in the figure can be obtained by counting the letters in the figure. ठीक है, तो जितने लेटर्स है उन्हीं से हम काउंट कर सकते हैं। आई थिंक 27 यहाँ पे कुल मिला के होने चाहिए लेटर्स। ठीक है, तो आप काउंट करके देखना, इससे ज्यादा अगर स्क्वायर आ जाए तो बताना भाई कमेंट सेक्शन में। जी 27 ही आ रहा है ना आंसर जी। अब ये हमारा क्या है, वेन डायग्राम वाले क्वेश्चन है। इसमें बोला है स्कूल टीचर स्टूडेंट। एक होता है हमारा स्कूल, सबसे बड़ा सा है ना, बड़ा वेन डायग्राम। स्कूल में क्या होता है, टीचर भी होते हैं और स्टूडेंट भी होते हैं, लेकिन टीचर स्टूडेंट नहीं होता है कभी। ठीक है, वो कॉलेजेस में होते हैं, है ना, जो पीएचडी कर रहे हैं वो कभी कभी स्टूडेंट भी होते हैं, टीचर भी होते हैं, लेकिन स्कूल में नहीं होता। टीचर अलग, स्टूडेंट अलग, ऐसी होगा ना। अब ऐसे कोई बच्चा बोलेगा सर टीचर के अंदर ही स्टूडेंट है, ऐसा नहीं है भाई। टीचर, हर टीचर के अंदर एक स्टूडेंट है, लेकिन यहाँ पर नहीं करेंगे। ठीक है, मेरे ख्याल से डी आना चाहिए यार इसका आंसर। बिल्कुल यार, बढ़िया यार, मेरी नॉलेज सही लग रही है मुझे आज। अब यहाँ पे एक पैटर्न बन रहा है, इस पैटर्न को हमें पहचानना है। ये पैटर्न फॉर्मिंग वाले क्वेश्चंस होते हैं। इन पैटर्न को पहचानने की वजह थोड़ी सी हमारी क्या होनी चाहिए भाई, प्रैक्टिस होनी चाहिए। क्या होनी चाहिए, प्रैक्टिस होनी चाहिए। तो यहाँ पे BCAB दिख रहा है मुझे, तो अगर आप देखो BCAB है ना, BCAB चल रहा है, फिर BCAB चल गया, फिर BCAB चल गया, और फिर BCAB है, फिर BCAB। ठीक है, तो CABC मस्ट बी द आंसर, मतलब C आंसर होगा यार। ठीक है, 49 क्वेश्चन, विच लेटर एग्जैक्टली इन द मिडिल ऑफ 13th लेटर फ्रॉम द लेफ्ट ऑफ 4th लेटर फ्रॉम द राइट। भाई काफी अंग्रेजी बोल दी है यहाँ पे, इतनी अंग्रेजी तो हमें आती नहीं। तो we can find out the position of both the letters from the left and divide the sum of the position of the both the letters from the left by 2। ठीक है, इससे क्या होगा कि हमारा जो हम मिड पॉइंट की बात करें वो वाली बात हमारी आ जाएगी। तो 13th हो जाएगा इधर की तरफ से, उधर की तरफ से अगर हमें 4th लेटर की बात करी है तो वो 23 हो जाएगा, है ना भाई। जैसे देखो यार, ये 26 पोजीशन पे है, ये 25 पोजीशन पे है। अरे भाई ये क्या हो रहा है, 25 पोजीशन पे है, ये हमारा 24 पोजीशन पे। ये लेटर है हमारा ना, लेफ्ट से हम बोले 4th लेटर फ्रॉम राइट यही है, तो 23, तो ये 13th लेटर प्लस 23 लेटर डिवाइडेड बाय 2 है ना, यही करेंगे ना भाई। तो 36 डिवाइडेड बाय 2 18 लेटर कौन सा है, राइट से। ठीक है, तो हमें पता है इजोटी हमने पढ़ा है, इजोटी। ओ का नंबर होता है 15, 16, 17, 18। आर आना चाहिए यहाँ पे, आर मस्ट बी द आंसर। ठीक है, तो शानदार क्वेश्चन है भाई। 50 अरेंज द अल्फाबेटिकल ऑर्डर में इसे अरेंज करो, है ना। ये तो मतलब वन ऑफ द सबसे मुश्किल क्वेश्चन है भाई। करेक्ट ऑर्डर क्या होगा यहाँ पे, प्लेस आएगा सबसे, प्ले तो सब में है, PLA सब में है, फिर C सबसे पहले आता है, प्लेस आएगा, प्लेस के बाद प्लेन आएगा, प्लेन के बाद PLAIN वाला प्लेन आएगा, प्लेन के बाद PLANE वाला प्लेन आएगा, फिर प्लेयर आएगा, है ना, वाई तो बाद में आता है ना, फिर प्लेंटी आएगा, फिर हमारा प्लेंटी आएगा। तो यही होना चाहिए ना यार ऑर्डर, कुछ गलत तो नहीं बोल रहा मैं। B आंसर होना चाहिए इसका। ठीक है, इसका आंसर B होना चाहिए, प्लेन बीच में आ रहा है। ठीक है, अच्छा प्लेंटी और प्लेस वाला एक बार देख लेना, शायद मैंने अगर कुछ रॉन्ग बोला तो बता देना यार। ठीक है, तो थैंक यू सो मच फॉर गिविंग योर वंडरफुल टाइम। इतना ही करते हैं अभी,